हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एक नंबर बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर चर्चा कर रहे थे और उसी श्रृंखला में अगला जो चैप्टर है जिस पे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है वेव्स। ठीक है, तो वेव्स चैप्टर पे हम आ गए और वेव्स पे आज हम चर्चा करेंगे। वेव्स चैप्टर को हम पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बेटा इस वीडियो को देखते समय आप अपना पेन और पेपर लेकर बैठें। ठीक है, और मेरे साथ है ना चीज़ों को लिखते रहें, समझते रहें, सॉल्व करते रहें। राइट, तो चलिए बिना समय बर्बाद के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर। ठीक, अब आप समझो ये बात। क्या बात समझो आप, ये बात समझो कि जैसे मान लेते हैं ये वाटर है, ये क्या वाटर सरफेस है और इसमें एक ऐसी बोट है, इस टाइप की बोट है ये, और बोट के पीछे लगा है प्रोपेलर। ये क्या है बेटा, प्रोपेलर है। ठीक, प्रोपेलर है। अब ये प्रोपेलर जो है इसका मैं यहां से ये वाला व्यू यहां से बना रहा हूं। इस प्रोपेलर को कुछ ऐसा प्रोपेलर होगा। ठीक है, ये ब्लेड्स होंगी। ठीक है, और ये ब्लेड्स क्या होंगी, ऐसे घूमेंगी। ये ब्लेड्स जब घूमेंगी तो क्या करेंगी, सर क्या करेंगे, ये ब्लेड जब घूमेंगी ऐसे घूमेंगी तो एक तो ये पानी को अंदर की तरफ ढकेलेंगी और एक तरफ पानी को पीछे की तरफ भी ढकेलेंगी, और जो पानी को पीछे की तरफ ढकेलेंगी उसकी वजह से इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे थ्रस्ट मिलेगा। और जब ये घूमेंगी तो पानी को अंदर की तरफ ढकेलेंगी। तो बिकॉज ऑफ दिस मोशन ऑफ प्रोपेलर, जो कि चूंकि ये प्रोपेलर घूम रहा है तो यहाँ पानी में क्या इस तरीके की ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। और जब ये पानी को ढकेलेंगी, जब ये पानी को पीछे की तरफ ढकेलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। आई होप आप चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो कि जब ये प्रोपेलर घूम रहा होगा ऐसे तो ये ब्लेड पानी के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे ट्रांसफर वेव इस तरीके से क्रिएट होंगी। और साथ ही पानी को पीछे भी ढकेल रहा है तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंसेस भी क्रिएट करेगा ये, क्योंकि ये पानी को पीछे ढकेल रहा है जिसकी वजह से इसको क्या मिल रहा है, आगे की तरफ थ्रस्ट मिल रहा है। तो ये क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी क्रिएट करेगा। दोनों ही तरीके की वेव्स ये क्रिएट करेगा। तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों ही क्रिएट होंगी। ठीक है बेटा, तो ये इमेजिन करने वाले बात है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका इमेजिनेशन लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आपका इमेजिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, साउंड वेव विथ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद द स्पीड v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक साउंड वेव है, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। ठीक, तो मीडियम वन की अगर हम बात करें, ठीक है, मीडियम नंबर वन अगर हम इसकी चर्चा करें, ठीक, तो मीडियम वन में अगर हम मीडियम वन की बात करें तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैंने म्यू लिखा है, फ्रीक्वेंसी को मैंने किससे दर्शाया है, म्यू से दर्शाया है। ठीक, इसको किताबों में स्मॉल एफ से भी दर्शाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड करती है, सर ये सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। यस सर, ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ठीक, तो v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, यहां से हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की मिलेगी मीडियम वन में। ठीक, तो यहां से हमको म्यू वन कितना मिल गया, फ्रीक्वेंसी इन मीडियम वन कितना मिल गया, ये हो गया v अपॉन लेमडा। ये क्या हो गया, v अपॉन लेमडा। म्यू वन क्या हो गया सर, v अपॉन लेमडा। ठीक है सर, अब हम मीडियम टू की बात करते हैं। अब ये क्या साउंड किस में जा रही है, मीडियम टू में जा रही है, तो हम मीडियम टू की चर्चा करते हैं। अब मीडियम टू की चर्चा करते हैं भाई। अब मीडियम टू की अगर हम बात करें तो मीडियम टू में v टू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू लेमडा, वही सेम इक्वेशन लगेगी। यहाँ पे क्या था, v1 था और लेमडा वन था। ठीक, अब हमको मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पर, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स।
मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो μ2 यहां से अगर हम लिखें v2 इंटू लैम्डा 2, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमको मालूम है कि स्पीड क्या है सेकेंड मीडियम में, 2v है। तो यहां से हम लिखेंगे μ2 इज इक्वल टू 2v इंटू लैम्डा 2। और चूंकि हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, तो μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ1 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमको क्या मिल गया सर, यहां से हमको क्या मिल गया सर, यहां से हमको मिल गया 2v अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। यहां से v से v गया, तो यहां से हमको लैम्डा 2 की वैल्यू मिल गई 2 लैम्डा। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 लैम्डा मिल गई। आंसर ठीक, सी ऑप्शन आंसर होगा हमारा। इट वॉज इजी। ठीक, यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात और ध्यान रखने वाली बात क्या है सर? ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, उसके बारे में चर्चा हो रही है, राइट। तो भाई न्यूटन भैया थे, क्या थे, न्यूटन भैया थे। कौन थे भाई, न्यूटन भैया थे हमारे। ठीक, तो न्यूटन भैया थे भाई, न्यूटन भैया। न्यूटन भैया ने दुनिया में ना लगभग हर चीज में अपना काम करके गए। ठीक है, तो न्यूटन भैया ने बताया कि जो एयर में साउंड की स्पीड है, राइट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन भैया ने बताया कि ये होती है, इसको हम v से दिखा दे रहे हैं, v एयर ऐसा लिख देते हैं, ये होती है अंडर रूट ऑफ b अपॉन रो, ये होती है भाई। न्यूटन भैया ने ये बोला। अब जब साइंटिस्ट ने, कई सारे साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूले से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो इससे स्पीड ऑफ साउंड अलग आई। स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है, ये एक्सपेरिमेंटल। पर जब इससे कैलकुलेट की तो भाई साहब वो कुछ और वैल्यू आई, वो इससे कम आई, 200 समथिंग आई, ऐसा कुछ आया आंसर, 280 के आसपास आया। जब इससे कैलकुलेट किया गया साइंटिस्ट ने, तो 280 के आसपास आया। और एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास थी। तो कई सारे साइंटिस्ट ये कहने लगे कि भाई ये न्यूटन का फॉर्मूला है गलत। पर न्यूटन भाई साहब आज तक जितने साइंटिस्ट हुए ना, उन सभी में सबसे मतलब बड़ा साइंटिस्ट आज तक हुआ है, राइट। न्यूटन की बातें ही ऐसी बातें हैं जो आज तक वैलिड मानी जाती हैं और आज तक जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई है। ठीक, तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए लैपलास, लैपलास भैया आए। लैपलास भैया ने बोला कि यार न्यूटन यार बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन की बात को ना यार इतनी जल्दी गलत मत बोलो, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम न्यूटन की बात को इतनी जल्दी गलत बोल दें। तो लैपलास भैया ने क्या बोला, लैपलास भैया ने बोला कि जब साउंड वेव एयर में फ्लो होती है, ठीक, मतलब जब साउंड वेव एयर से गुजरती है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होते हैं। यस सर, एडियाबेटिक कंप्रेशन क्यों होते हैं, क्योंकि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बहुत फास्ट होते हैं, इसकी कंप्रेशन होने की और रिफ्रैक्शन होने की जो रेट होता है बहुत ही फास्ट होता है, और उतने कम टाइम में हीट का ट्रांसफर होने का समय नहीं मिलता, इसलिए वो जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होते हैं वो एडियाबेटिक होते हैं। यस सर, तो लैपलास भैया ने बोला कि यार ये बी क्या है सर, बी तो हमको पता है, बी तो सर होता है माइनस पी डी माइनस डीपी, हाँ डीवी अपॉन वी ऐसा होता है बी तो। यस सर, तो लैपलास भैया ने बोला कि ये जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो रहे हैं वो एडियाबेटिक होते हैं। तो एडियाबेटिक फॉर्मूला क्या है, एडियाबेटिक फॉर्मूला
लैप्लास ने बोला सर वो तो होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लैप्लास ने बोला एक काम करो, इसको ना डिफरेंशिएट कर दो डीवी के वी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आया डीपी अपॉन डीवी इंटू वी की पावर गामा, यस सर, प्लस पी इंटू गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, यस सर। इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां से आप देखो v की पावर गामा माइनस 1 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, dp अपॉन dv प्लस गामा इंटू पी इज इक्वल टू 0। और इसको इस तरफ ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा सर, dp अपॉन dv ठीक, प्लस गामा पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही मिल रहा है क्या? यहां पे एक v भी रहेगा ना, यहां से v की पावर गामा माइनस 1 बाहर निकला तो एक v बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक v भी बचेगा, ये बन गया। अब यहां से आप देखो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं, इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट हो गया ना, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। अब यहां पे आप देखो हमको क्या निकालना था सर, ये निकालना था माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। इस इक्वेशन से आप निकालो, तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो गामा इंटू पी ये क्या हो जाएगा, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, इस v को नीचे ले गए, और सर यही तो b है बल्क मॉडुलस, यही तो b है बल्क मॉडुलस। तो लैप्लास भैया ने बोला कि b जो न्यूटन्स फॉर्मूले में है वो गामा p के बराबर है, यस सर। तो न्यूटन फॉर्मूला जो था जिसमें v ऑफ मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर न्यूटन ने जो बताई थी, उसने बताई थी b अपॉन रो। तो गामा ने बोला इस फॉर्मूले में b की जगह आपको गामा p रखना है। तो एक्चुअल में न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, सही था, पर जो साइंटिस्ट थे वो b की वैल्यू सही से नहीं रख रहे थे। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गामा p होनी चाहिए। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गामा p होनी चाहिए, ठीक है। जब आप गामा p रखोगे b की जगह, तब जाके ये फॉर्मूला सही होगा। अच्छा, अब pv इज इक्वल टू, अब लाप्लास ने बोला यार pv इज इक्वल टू क्या होता है सर, nRT होता है, यस सर। अच्छा, अब यहां से आप लिखो pv इज इक्वल, n क्या होगा सर, मास ऑफ एयर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इंटू RT। ये कैसे लिख दिया सर, अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है। हाँ सर, तो वहां से लिख दिया हमने, अरे हाँ सर। फिर लाप्लास ने बोला कि v को यहां ले जाओ इस तरफ, तो p इज इक्वल टू m अपॉन v क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा सर, मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है डेंसिटी, तो ये हो गया रो आर टी बाई एम, ठीक, रो आर टी बाई एम। तो यहां से हमको p अपॉन रो मिल गया क्या, आर टी बाई एम। अब लाप्लास ने बोला इसमें ये भी रख दो, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, गामा आर टी बाई एम। तो ये जो है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है। दीज आर ऑल फॉर्मूले ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। इसको क्या कहते हैं, इसको लैप्लास करेक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लैप्लास करेक्शन। ठीक है, करेक्शन न्यूटन के फॉर्मूले में नहीं है, न्यूटन का फॉर्मूला सही था, करेक्शन है साइंटिस्ट में। साइंटिस्ट ने जब इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया तो बी की वैल्यू गलत रख रहे थे वो। न्यूटन तो बता के चला गया कि भाई इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगी इन एयर, पर साइंटिस्ट लोग बी की वैल्यू ढंग से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया भाई। अब क्या करें सर, अब क्वेश्चन करेंगे यार। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई, पहला स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है, गलत। इंक्रीजेस विद प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ एयर प्रेशर के साथ इंक्रीज करेगी, देखो इंक्रीजेस विद प्रेशर, ठीक। तो आप यहां पर देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखने में लग रहा है प्रेशर पे डिपेंड करे, पर आप यहां देखो डेंसिटी भी है नीचे, तो P अपॉन रो का जो टर्म है वो एक साथ चलेगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी,
वो भी बढ़ेगी ना। व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर डेंसिटी विल इंक्रीज। तो आप ये नहीं कह सकते इंक्रीजेज विद प्रेशर, आपको बहुत कॉशियसली होकर इस फॉर्मूले को समझना है बेटा। यहां पे आप देख रहे हो ना पी अपॉन रो है, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ेगी बढ़ेगी, हम गारंटी से नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी, हाँ सर, अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी एक मिनट, क्या बोल रहा है? इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब जब ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, ठीक, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा तो आप ये बात देखो कि जब आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे, ठीक, increases with increase in humidity। एक मिनट यार, ये फॉर्मूला तो सही है, ठीक, दिस इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, हाँ एक पॉइंट में भूल गया था, इंक्रीजिंग इन अब यहां पे एक थोड़ा सा आपको अटपटा सा पॉइंट लगेगा पर ये एक फैक्ट है, राइट। इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर decreases its density। ये ध्यान रखना आपको, आप जब ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो यहां पे ना जब आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे डेंसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होगा, बढ़ेगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली इज रॉन्ग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो ये ध्यान आपको रखना है, राइट। मैं एक सेकंड के लिए इसलिए अटक गया था क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। आप जब ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो ना बेटे तो डेंसिटी डिक्रीज होती है एयर की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हो गया, ठीक, इसका लॉजिक भी बता दो सर जाते जाते। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है एयर का,
आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बताओ। आपको नहीं पढ़ता तो मैं बता दूं, ये होता है 29 AMU या ग्राम पर मोल, ये होता है। और एवरेज या एटॉमिक मास बोल दो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास है ना, एटॉमिक मास नहीं बोलना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? सर वो तो हमको मालूम है, 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे पता? सर केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, हाँ शशि सर ने पढ़ाया था सर। आप क्लियरली देख रहे हो कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है एयर से। आपको ना कॉमन सेंस से लगता है कि वाटर इज हैवियर देन एयर, पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी। यस सर। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी एयर की, कम हो जाएगी। तो ये बेटा ये है लॉजिक, ये था फैक्ट, और ये क्या है उसका लॉजिक। ही ऐसा कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो कम होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसका पूरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया, ठीक। अब बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है भाई, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। अब आप देखो, हमने आपको ये बात बताया है कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। तो ये तो भाई चेंज नहीं होगा, ठीक। मीडियम में कुछ भी होता रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक ये हो गया। अब हमने भी पढ़ा था कि V इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, है ना, ये अभी हमने पढ़ा था। यस सर, ये चेंज नहीं होगी, ठीक। हाँ, ये चेंज नहीं होगी, बट ये तो चेंज होगी। इसमें वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ना यार, वेलोसिटी थोड़ी सेम रहेगी, वेलोसिटी तो मीडियम बदलने पे बदलेगी, तो इसमें चेंज आएगा। अब आप देखो कि V इज इक्वल टू म्यू लैम्डा हमेशा ट्रू है, म्यू चेंज नहीं हो रहा है तो लैम्डा विल चेंज। और ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन भी किया, यहां आप देखो मीडियम बदल गया तो लैम्डा बदला कि नहीं, ठीक है सर। तो लैम्डा विल चेंज, तो वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी, द वेवलेंथ विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज। अच्छा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई एम्पलीट्यूड का लेना देना है एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी ऑफ साउंड वेव। जब एक साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसी में हम कोई एनर्जी क्या ट्रांसफर, उसको कुछ एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही, तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी क्या नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही। एम्पलीट्यूड का लेना देना है एनर्जी ऑफ साउंड वेव से, तो चूंकि कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही है साउंड वेव को, तो उसका एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, ठीक। और लाउडनेस भी ऑफ कोर्स नहीं बदलेगी, लाउडनेस भी ऑफ कोर्स नहीं बदलेगा, क्योंकि लाउडनेस का भी कहीं ना कहीं लेना देना किससे है, एनर्जी से। तो एनर्जी, तो भाई जब एक साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका वहां पे एम्पलीट्यूड थोड़ी बदलेगा, क्योंकि एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही। यस, क्या चीज बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, राइट। क्या चीज बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, ठीक है भाई। तो वेवलेंथ बदल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, with propagation of longitudinal wave through a medium the quantity transmitted is, right। longitudinal wave, अब ध्यान रखना, longitudinal wave लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जैसे मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ऐसा, तो जो पार्टिकल है वो इस तरीके से एसएचएम करता है, सारे पार्टिकल इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल
इस तरीके से एसएचएम करेंगे। वो पार्टिकल का एवरेज पोजीशन वही रहता है। और ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स के केस में क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे एसएचएम करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में, दोनों केस की बात बता रहा हूं, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों ही केस में, मतलब इसमें तो एक पूछा है, मैंने दोनों बता दिए कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, दोनों ही केस में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही होता है, सिर्फ मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। लॉन्गिट्यूडनल में भी क्या होता है, वो जो पार्टिकल है वो भले इस डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एसएचएम करो, पर वापस वो अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेव मोशन। कौन सा ट्रू है हमें ये बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम्स। मैकेनिकल वेव जो होती है बेटा, आप याद रखना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, नहीं सॉरी, सिर्फ सॉलिड से ही ट्रांसफर हो पाती हैं, सिर्फ सॉलिड से ही ट्रांसफर हो पाती हैं। मैकेनिकल वेव जो होती है बेटा, सिर्फ सॉलिड से ही ट्रांसफर हो पाती है। ठीक, लिक्विड और गैस से नहीं हो पाती। तो ऑल मीडियम बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड ओनली, ये वाली बात सही हो गई। ठीक, सेकंड ऑप्शन क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड ओनली। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है सॉलिड ओनली से होती है क्या, हमको मालूम है ये बात कि साउंड जो है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यस सर, मालूम है हमको ये बात। और साउंड जो एयर से भी पास होती है, तो ये बात तो गलत हो गई ना यार। सिर्फ सॉलिड से कहां पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो तो एयर से भी पास होती है, और इसका एग्जांपल साउंड है, तो बी तो गलत हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, ये आंसर कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, ये भी गलत है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम चाहिए होती है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, अ मीडियम इज नीडेड। ठीक है, नो ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम। जो ट्रांसवर्स वेव होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम से ट्रांसफर हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइट वेव को बनाती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। पर लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, तो डी ऑप्शन भी इसलिए गलत हो गया। ठीक बेटा, तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो इन द कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हमको बताना है कि क्या चीज सही होगी। ठीक, क्या चीज सही होगी हमको बताना है। ठीक, अब आप देखो ये बात क्या बोल रहा है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है। अब देखो साउंड वेव कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये सोर्स है, तो यहां पे क्या होगा, ये पास पास ऐसे दिखाओगे, फिर ये इस तरीके से साउंड वेव प्रोपोगेट होती है। ये होता है कंप्रेशन,
और ये क्या है, रेयरफेक्शन। यहां पे क्या होता है सर, यहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। यस सर, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ प्रेशर घट जाता है तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, तो हमसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात गलत है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, डेंसिटी बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है, चेंज होती है, राइट। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बॉयल्स लॉ इज फॉलोड। यस, तो पी वी इज इक्वल टू, हम क्या बोल रहे हैं, एनआरटी। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ठीक, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी हम जानते हैं। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है बॉयल्स लॉ। ठीक, ये बॉयल्स लॉ होता है। अब चूंकि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहे हैं ये कैसे होते हैं, एडियाबैटिक। ये भी हमने बताया एडियाबैटिक होते हैं ये किसने बताया था, लैपलास ने, अभी मैंने बताया ये एडियाबैटिक होते हैं, और ये लैपलास ने बताया था। तो इसका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। हम जानते हैं लैपलास, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन या कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है तो उसमें टेम्परेचर वेरी करता है। तो पीवी कांस्टेंट नहीं होगा तो बॉयल्स लॉ भी फॉलो नहीं होगा, तो बॉयल्स लॉ भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है वो एडियाबैटिक हो रहे हैं। और ये किसने बताया था, लैपलास ने, अभी मैंने बताया यहाँ पीछे, लैपलास भैया ने बताया था कि एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो हो रही है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, तो राइट हैंड साइड चेंज हो रही, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक, राइट। फिर क्या बोल रहा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स। बल्क मॉडुलस कैसे ऑसिलेट होगा, ये तो स्टेटमेंट ही मीनिंगलेस हुआ। इसका मतलब क्या है भाई, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स ये क्या होता है ना। इसका तो कोई मतलब मुझे मीनिंग ही नहीं लग रहा कि इसका कोई कोई मीनिंग भी निकल रहा है ना, ये कैसा है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट तो मैंने आज तक नहीं सुना, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर ऑसिलेट्स। ठीक, अब चूंकि ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। कैसी प्रोसेस हो रही है भैया, एडियाबैटिक। कैसी प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिक। तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात सही है, तो आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट पर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। कैसी वेव है ये, प्रोग्रेसिव वेव, मतलब वो वेव चल रही है, राइट, इज गिवन बाय दिस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। अब यहां पर देखो भाई, अब देखना भाई, ये डेंसर मीडियम है ये। ठीक, ये डेंसर मीडियम बनाया हमने। ठीक, ये डेंसर मीडियम बनाया। ये एक ऐसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव थी जो व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूं। ठीक, दिस इज, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, y इज इक्वल टू 0.6 साइन 2 पाई t माइनस x/2। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, सबसे पहली बात। यस सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। दूसरी बात, इसका एम्पलीट्यूड कितना है सर, एम्पलीट्यूड इसका है 0.6। यस सर, ठीक। और तीसरी बात, इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 पाई। यस सर। और चौथी बात,
इसका के कितना है सर, के इसका है पाई, ठीक, पाई, ठीक है, ये मीटर इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स, एम्पलीट्यूड मीटर में होगा, ठीक, ये मैंने वो भी लिखी। तो ये क्वेश्चन आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रही है। अब क्या हुआ, एक डेंसर मीडियम से टकराई। अब जब ये डेंसर मीडियम से टकराएगी बेटा, अब जब ये डेंसर मीडियम से टकराएगी तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3। तो जब डेंसर मीडियम से टकराई तो ये केस 1 है, ये केस 1 है, मतलब ये इनिशियल केस है, जब इनिशियली ये जा रही थी तब, इनिशियली। अब आफ्टर, है ना, आफ्टर को रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा सर, सबसे पहली बात तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद नेगेटिव एक्स में जाएगी, तो पहली बात तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाने शुरू कर देगी। यस सर। फिर सेकंड, एम्पलीट्यूड का क्या होगा, वो क्वेश्चन में बताया है, क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3, मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.6 मीटर, ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ऐसा। दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि ओमेगा उसका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, ओमेगा क्यों नहीं चेंज होगा सर, क्योंकि ओमेगा जो है वो डिपेंड करता है सोर्स पे, तो इट वोंट चेंज। यस सर। और चौथी बात, इसका जो के है वो भी चेंज नहीं होगा, इसका के जो है वो भी चेंज नहीं होगा। के क्यों चेंज नहीं होगा सर, के इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम वही है, मीडियम का कोई चेंज नहीं हो रहा, मीडियम थोड़ी बदला, यहाँ जो मीडियम था वही मीडियम अभी भी है, मीडियम चेंज नहीं हुआ। जो साउंड है उसका के, तब के मतलब लेमडा, के लेमडा से कैसे, के इज इक्वल टू होता है 2π लेमडा। जब हम के की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में चलना चाहिए लेमडा की बात हो रही है इनडायरेक्टली, तो लेमडा तब चेंज हो जाता है मीडियम चेंज हो जाए, यहाँ मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं, मीडियम तो वही है, तो के भी चेंज नहीं होगा। ठीक। पांचवी बात, ये सॉलिड बाउंड्री से जब टकराते हैं तो सॉलिड बाउंड्री क्या करता है, वेव को उल्टा कर देती है, मतलब वेव ऐसी हो जाएगी, वेव विल रिवर्ट, वेव उल्टी हो जाएगी। ठीक, सॉलिड बाउंड्री वेव को खींच के उल्टा कर देती है, और जो फ्लूइड बाउंड्री होती है वो वेव को एज इट इज रखती है, उल्टा नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इस इंफॉर्मेशन के आधार पे इक्वेशन ऑफ वेव क्या हो जाएगी, ठीक है, वाई आफ्टर रिफ्लेक्शन। सर सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0.4, तो इसको हम लिखेंगे -0.4, माइनस क्यों, क्योंकि ये उल्टी हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी, इसलिए ये माइनस, इनटू साइन, ठीक, साइन, ठीक, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो पाई एक्स, और अब क्या हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही, मूव करेगी तो प्लस, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π इंटू टी, इसमें से 2π बाहर निकालो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी होती है इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की जगह क्या आया 0.4, माइनस क्यों आया, क्योंकि सॉलिड बाउंड्री इसको रिवर्ट कर देगी, तो ये माइनस आ गया। के एक्स, के की वैल्यू चेंज नहीं हुई, के की वैल्यू पाई है, लिख दिया। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, भाई नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्लस आएगा, हमें मालूम है ये बात कि नेगेटिव में जब मूव करती है तो प्लस आता है, पॉजिटिव में जब मूव करती है तो माइनस आता है, तो प्लस, ओमेगा भी चेंज नहीं हुआ तो 2π इंटू टी। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसमें क्या कर दोगे, बस आप π/2 बाहर निकाल दो, क्योंकि नहीं π/2 नहीं, 2π बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, यहां से पाई x/2 प्लस टी, आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये आंसर हमारा बी ऑप्शन मैच हो रहा है शायद। ठीक, ये वाला पॉइंट समझने वाला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये वाला भी पॉइंट इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक,
आगे बढ़े नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट में बात हो रही है अ स्ट्रिंग हैज मास ऑफ 2.5 kg अंडर टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। तो टेंशन हमको दिया हुआ है 200 न्यूटन, ठीक। मास ऑफ स्ट्रिंग वो कितना दिया हुआ है 2.5 kg। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इतना, अच्छा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो हमको म्यू मिल जाएगा स्ट्रिंग का। म्यू क्या होता है, वो होता है मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास कितना है भाई 2.5 अपॉन 20 kg पर मीटर। तो ये हो गया कितना, जितना भी हो गया इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिखो, ठीक। अब हमने ये बात पढ़ी है कि वेलोसिटी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में कितनी होती है सर, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होती है सर। यस सर, हमको टी भी दिया हुआ है कितना 200 और म्यू भी दिया हुआ है 2.5 अपॉन 20। तो इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 25। तो यहां से आप देख सकते हो 2 इंटू 100 अपॉन 5 इतना आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से साउंड इस स्ट्रिंग में फ्लो करेगी, इतनी स्पीड से साउंड इस स्ट्रिंग में फ्लो करेगी। अब हमको क्या बताना है, कितने समय में फ्लो करेगी, टाइम बताना हमको। तो टाइम क्या होगा सर, टाइम सर वो तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की सर, वो तो है 20 मीटर। स्पीड स्ट्रिंग में जो साउंड या जो भी वाइब्रेशन है वो कितनी स्पीड से जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, इतने सेकंड लगेंगे फिर। ये कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ये सवाल ऑलरेडी नीट में और जेई में आ चुका है, एज इट इज नहीं आया है, वैल्यू चेंज करके आया, बस सेम पैटर्न पे सवाल, सेम कैलकुलेशन पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। जेई मेन की बात हो रही है, एडवांस की नहीं, ठीक। तो ये ऑलरेडी इस तरीके का सवाल आ चुका है। इधर आपका इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखने वाला बात कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। इस पे सवाल आते हैं इस फॉर्मूले पे, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव, क्या बोल रहा है इसमें बेटा, अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ठीक ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय ये। अब यहां देखो भाई, ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव की बात हो रही है, तो क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3.0 साइन, ठीक, 36 t प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4। यस सर, ये हमको दिया हुआ है। ये क्या हमको मिल गया, ये एम्पलीट्यूड मिल गया। ये क्या मिल गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमको मिल गया ओमेगा। और ये क्या मिल गया, के मिल गया। तीनों चीजें हमको मिल गई। और ये क्या है, फेज है, फेज डिफरेंस है, इसको हम फाई से दिखाते हैं। तो सारी वैल्यूज हमको यहां से क्लियरली दिख रही है इस इक्वेशन से, राइट। अब यहां क्वेश्चन में बोला गया है एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और यहां से ये x भी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये सेकंड इनवर्स में। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये x सेंटीमीटर में है तो k किस में, सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगा। t सेकंड में है तो ये ओमेगा सेकंड इनवर्स में हो जाएगा।
y सेंटीमीटर में है तो a भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक। अब ये प्लस साइन किसको दिखा रहा है, लेफ्ट टू राइट ये मूव कर रही, तो क्वेश्चन में बता भी दिया लेफ्ट टू राइट। अगर ये नहीं भी बताता तो हमको पता चल जाता इक्वेशन देख के, पर उसने खुद ही क्वेश्चन में बता दिया तो अच्छा ही किया, एक तरीके से अपना फायदा ही करा दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको लेफ्ट टू राइट माना गया, ठीक। पॉजिटिव डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट, ठीक। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो अब हमको मालूम है कि जब बीच में प्लस लगा रहता है तो वेव उल्टी जा रही होती, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती, मतलब वेव का डायरेक्शन का स्पीड क्या है, ये है, क्योंकि यहां बीच में क्या लगा है, प्लस। तो वेव कैसी जा रही है, राइट टू लेफ्ट, तो ये बात सही हो गई, वेव राइट टू लेफ्ट जा रही है, क्यों, क्योंकि यहां बीच में प्लस लगा है, ठीक। उल्टा, जब प्लस होता है तब वेव उल्टी जा रही होती है, राइट, ये बात ध्यान रखना, ठीक। दूसरी बात, वेलोसिटी क्या होगा सर, वो हो जाएगा ओमेगा वाई के। ओमेगा की वैल्यू क्या है सर, ओमेगा की वैल्यू है 36। के की वैल्यू क्या है सर, के की वैल्यू है 0.018। ओमेगा किस में है सर, सेकेंड इनवर्स में। के किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहां हमको कितना मिल गया, 36 इंटू 1000 अपॉन 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 18 टू द 36, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये वाली चीज तो सही हो गई, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही है, तो बी भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, ठीक है सर, बी और ए दोनों सही हो गया, राइट। अब बात बोल रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी, तो हमको ओमेगा से मिलती है, राइट। फ्रीक्वेंसी कहां से मिलती है, ओमेगा से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो म्यू और एफ, ये क्या होता है सर, 2 पाई बाई ओमेगा होता, नहीं, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है शायद। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना है सर, सही है 36 अपॉन 2 पाई। अब 36 से ये काटो, कितना हो जाएगा, 18 बार, ये कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 3.14, है ना। ये किस में आएगा, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। 3.14 से काटो, लगभग कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, 5.7 के आसपास कटेगा, तो 5.7 हर्ट्ज, 5.6 5.7 के आसपास। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब बोला था लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्या बोल रहा है, ये वेवलेंथ की बात हो रही, इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। मतलब ये बेसिकली आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक। हाँ, इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि आप हमको वेवलेंथ बताओ कितना होगा इसका, ठीक है। तो वेवलेंथ कितना होगा सर, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहां से हमको लैम्डा मिल गया क्या, 2 पाई बाई के, हो गया 2 पाई बाई के, कितना है सर, के हमको कहां पता, ये है के सर, 0.018 सेंटीमीटर, राइट। 0.018 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर तो नहीं आ रहा, इससे बड़ा ही आ रहा है आंसर, राइट। तो ये आंसर गलत हो गया, 2.5 से तो बड़ा ही आ रहा है, क्योंकि ये 3.14 है, ये इंटू 2 है, और उसको भी 0.018 से डिवाइड किया हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, सेंटीमीटर में, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ध्यान रखना, तो ये बड़ा ही आएगा, राइट। तो ये आंसर डी गलत हो जाएगा। तो ये सारे हमने, सारी वैल्यूज जो जो हम इसमें निकाल सकते थे हमने निकाल ली, ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया। ए बी सी आंसर है इसका, ए बी सी आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय इतना,
इतना, ठीक। तो y x कॉमा टी इज इक्वल्स टू 0.06 साइन 2 पाई x बाई 3 कॉस 120 पाई टी, ठीक। ये दिया हुआ है x एंड y एंड मीटर, मतलब ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक। और यहाँ पे x भी मीटर में है, राइट। और t इज इन सेकेंड, ये t सेकेंड में है, ठीक। मतलब ऐसा यूनिट में है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है l, और मास भी दिया हुआ उसका m। इतनी बातें इसमें दी हुई हैं, राइट। सबसे पहली बात आपको वही जानना है कि y इज इक्वल्स टू a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये इक्वेशन होती है प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव कौन सी वेव होती है? जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है। और y इज इक्वल्स टू a साइन kx कॉस ओमेगा टी। इस फॉर्म की इक्वेशन होती है स्टेशनरी वेव की। और स्टेशनरी वेव में नो एनर्जी ट्रांसफर। ठीक। तो पहली बात तो ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। तो पहले ऑप्शन में तो प्रोग्रेसिव वेव बोला है, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब आपसे बोला है कि फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है इसकी, ठीक। तो ओमेगा कितना है भाई इसका? ओमेगा, ओमेगा सर टी के साथ जो लिखा रहता है वो ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा है। और ये क्या है सर? एक्स के साथ जो लिखा रहता है वो है के। और ये क्या है सर? ये एम्पलीट्यूड है ए, ठीक। तो ओमेगा कितना है सर? 120 पाई। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। पीछे देखो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो म्यू और एफ, ये क्या होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, 120 पाई अपॉन 2 पाई हर्ट्स। तो आप देखो क्लियरली कितना आ गया? 60 हर्ट्स आ गया। तो ये वाला चीज सही है एकदम, दिस इज करेक्ट। ये बात सही है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट बात क्या है? बोल रहा है इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स और वेवलेंथ 3 मीटर, फ्रीक्वेंसी इतना, ईच ट्रेवलिंग विद स्पीड इतना। मतलब दो वेव हैं। अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, बहुत बढ़िया चीज यहां पर, बहुत बढ़िया चीज, ठीक। एक वेव ऐसी आ रही है और दूसरी वेव ऐसी आ रही है, ठीक। इसकी इक्वेशन क्या है सर? इसकी ये इस तरफ आ रही है ऐसी, ये इस तरफ आ रही है ऐसी। इसकी इक्वेशन क्या है सर? इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स, और चूंकि नेगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस ओमेगा टी। और सर इसकी इक्वेशन बता दो यार फिर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी सर? इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा सर? इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? वाई आर। इसको y1 कह दो, इसको y2 कह दो। तो y रिजल्टेंट क्या होगा सर? y1 प्लस y2। ये क्या हो जाएगा? a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यस सर। तो यहां से आप a बाहर निकालो और इसमें साइन a प्लस साइन b की फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा? साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस साइन, अब इसमें लगाओ के एक्स कॉस ओमेगा टी और प्लस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। आप देख रहे हो ये और ये कैंसिल,
तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2a साइन kx cos ओमेगा टी, ये रिजल्टेंट इक्वेशन बन गई भाई, ये रिजल्टेंट इक्वेशन बन गई। अब इस रिजल्टेंट इक्वेशन को देख के दो तीन बातें हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। पहली बात, वाई आर की जो फ्रीक्वेंसी है, वाई आर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल जो दो वेव्स जो सुपर इंपोज हुई उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा इंसिडेंट, मतलब जो वेव्स इंसिडेंट हुई हैं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के बराबर रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, के भी सेम रहेगा, जो इंसिडेंट वेव का के था वही यहां भी रहेगा। दूसरी बात क्या हमने सीखी कि के आर, जो रिजल्टेंट वेव का जो के होगा वो इंसिडेंट वेव के बराबर ही होगा। तीसरी बात, जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का वो दो गुना होगा किसका, इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव के जो एम्पलीट्यूड है उसका दो गुना होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ये तीन बातें यहां से हमको निकालनी है, कंक्लूजन है ये क्या है, कंक्लूजन्स। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ इतना। हाँ भाई, वेवलेंथ जो होगा वो सेम ही रहता है और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। ठीक, और चूंकि वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो स्पीड भी सेम होगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट। ठीक, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट। अब स्टेशनरी वेव कैसी होती है बेटा, ये दोनों जब सुपर इंपोज होंगे तो एक स्टेशनरी वेव बनाएंगे। स्टेशनरी वेव कैसी होगी भाई, स्टेशनरी वेव कुछ ऐसी होगी। ये स्टेशनरी वेव है। ठीक, ये स्टेशनरी वेव है। ठीक, अब सवाल क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट। अब यहां देखो, क्लियरली आप देख सकते हो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, और ये नोड है। ये क्या है बेटा, नोड। इसका एम्पलीट्यूड 0 है। ये भी क्या है बेटा, नोड। इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, 0 है। स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पॉइंट इज डिफरेंट। अब ये कैसे पता आपको, ये इक्वेशन से भी आपको पता चलेगा। इक्वेशन क्या है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने बताया था, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है ना बेटा, a साइन के एक्स, ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा, ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। ये एम्पलीट्यूड है, और आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब हर एक पॉइंट का, ये मान लीजिए ये एक्स है, तो हर एक जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बदलता चला जाएगा। मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ कहीं 10 आएगा, यहाँ कहीं 12 आएगा। तो जैसे जैसे एक्स वेरी होगा एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, एक्स का। तो स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, हर पॉइंट का अलग अलग होता है। तो ये वाला जो चीज है ना बेटा, ये गलत, दिस इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये एक स्टेशनरी वेव के बारे में बहुत ही अच्छा सवाल था, और मैंने सारे कंसेप्ट बेटा आपके क्लियर कर दी एक सवाल में। अगर आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हुए ना बेटा, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ सर, हमको अभी तक क्लैरिटी, क्या आपको अभी तक क्लैरिटी थी इसके बारे में, और नहीं थी तो क्या अब आपको क्लैरिटी मिली है। ठीक है बेटा, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, ठीक। अब अगला सवाल, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। ठीक, अभी मैंने पीछे ना इसका डेरिवेशन करके दिखाया था आपको। हाँ सर, आपने बताया था सर,
डेरिवेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, है ना, जिसमें मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों का ना कंटेंट जो है भाई साहब एक नंबर हो। ये देख रहे हो आप फॉर्मूला, ये डेरिवेशन मैंने बताया था, v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b अपॉन रो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन रो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, ये गामा है, गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, ये मैंने आपको बताया था। और ये कहां से आया? ऑलरेडी डिराइव्ड अर्लियर इन दिस लेक्चर। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने पहले जो स्लाइड में लिखा था वो एयर के लिए लिखा था क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी। अब यहां पे मान लो कोई फ्लूइड मीडियम में वेलोसिटी की बात हो रही है तो बल्क मॉडुलस भी उस मीडियम का आप लोगे, डेंसिटी भी उस मीडियम की आप लोगे, गामा भी आप उस मीडियम का लोगे, ठीक है, गामा आप उस मीडियम का लोगे, मॉलिक्यूलर मास आप उस मीडियम का लोगे। पिछले स्लाइड पे एयर के रिस्पेक्ट में बात हो रही तो मैं एयर एयर बोल रहा था, पर जरूरी थोड़ी एयर ही हो, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई और दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो अगर आपको उस मीडियम में एयर वेलोसिटी निकालनी है तो आप बल्क मॉडुलस उस मीडियम का लो, डेंसिटी उस मीडियम का लो, बल्क मॉडुलस उस मीडियम का लो, डेंसिटी उस मीडियम का लो, गामा उस मीडियम का लो, मॉलिक्यूलर मास उस मीडियम का लो, आर तो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर तो जो होगा वो होगा। तो ये फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम। ठीक, पिछली स्लाइड में हम एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे इसलिए मैं बार बार एयर 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 बोल रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला सिर्फ एयर के लिए वैलिड है, ये किसी और दूसरे फ्लूइड मीडियम के लिए भी वैलिड है। ठीक, ये बात आपको समझ आई? यस सर, हमको तो समझ आ गई। अब हम इस सवाल को देखते हैं कि भाई ये सवाल बोल क्या रहा है, ये सवाल बोल क्या रहा है। ठीक, पहला है डायरेक्टली साउंड वेव किसी भी फ्लूइड में डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन डेंसिटी ऑफ, डायरेक्टली ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, डायरेक्टली नहीं डिपेंड करता ना, इनवर्सली होता है, तो ये गलत हो गया, इनवर्सली डिपेंड करता है, राइट। स्क्वायर ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ये बात सही है, क्लियरली आपको दिख रहा है स्क्वायर ऑफ बल्क मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है। इनवर्सली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, हाँ ये बात भी सही है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज करेक्ट, आपको क्लियरली दिख रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने फॉर्मूला लिखा, उसका डेरिवेशन भी समझा चुका हूं मैं, राइट। बहुत डेप्थ में बेटा लेक्चर बना रहे हैं हम आपके लिए, जिसमें आपका एक एक कंसेप्ट भाई साहब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगला, डायरेक्टली ऑन स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, डायरेक्टली ऑन द, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा ना यार, ये स्क्वायर रूट नहीं लिखा, स्क्वायर लिखा हुआ, मैंने स्क्वायर रूट पढ़ लिया, ये ऑप्शन गलत है। बल्क मॉडुलस के स्क्वायर रूट से प्रोपोर्शनल है तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, मैंने गलत पढ़ लिया ऑप्शन। स्क्वायर ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम नहीं भाई, स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, तो इस बी ऑप्शन गलत है। डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस, स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस, हाँ ये बात सही है, बल्क मॉडुलस के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, तो ये बात सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी एंड डी। ठीक बेटा, आंसर हमारा क्या हो गया? सी एंड डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव, कोई मैकेनिकल वेव जा रही है, अब ये क्या है? प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव की बात हो रही है, मतलब वो मैकेनिकल वेव जो आगे बढ़ रही है, राइट वो मैकेनिकल वेव जो आगे बढ़ रही है। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं, अब हम आपको समझाते हैं भाई। ये हमने बनाई है एक प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव, ये क्या है? प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव। और हम एक बना रहे हैं स्टेशनरी वेव।
ठीक है, दिस इज अ स्टेशनरी वेव। अब पॉइंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं देखना, जिस समय पर ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ है उस समय पर ये पॉइंट नीचे की तरफ है, और फिर क्या होगा, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आएगा ऐसे कभी, तो ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इस तरीके से वेव क्या होगी, आगे जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव में क्या होता है, अलग अलग फेज में होता है। ईच पॉइंट इन डिफरेंट फेज। मतलब सारे पॉइंट सेम फेज में नहीं हो सकते, हाँ 2 पॉइंट हो सकता है सेम फेज में हो, मान लीजिए ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो इस प्रोग्रेसिव वेव में ए और बी सेम फेज में है, पर ए और सी सेम फेज में नहीं है और बी और सी भी सेम फेज में नहीं है। ठीक, तो जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ना मैकेनिकल वेव, उसमें सारे पॉइंट सेम फेज में नहीं होते, तो ये वाली बात गलत है। पर स्टेशनरी वेव में क्या होता है ना, ईच पॉइंट इज इन सेम फेज। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, सारे पॉइंट एक साथ नीचे आते हैं और फिर सारे पॉइंट एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट एक साथ नीचे आएंगे, मतलब सारे पॉइंट पहले ऐसे नीचे आएंगे, मान लीजिए ये वाला हम लूप देख रहे हैं, तो सारे पॉइंट एक साथ नीचे आएंगे और फिर सारे पॉइंट एक साथ ऊपर भी जाएंगे, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये नोड है, ये मूव ही नहीं करेगा, ये नोड है। तो सारे आप इमेजिन कर पा रहे हो, सारे पॉइंट एक साथ नीचे आते हैं और फिर सारे पॉइंट एक साथ ऊपर जाते हैं, और इसमें क्या होता है, सारे पॉइंट एक साथ ऊपर नीचे नहीं आते, कुछ पॉइंट नीचे आ रहे होते हैं, ये वाले पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं यहां पर, और ये वाले पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, और ये वाले पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, और यहां पे क्या है, सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं एक साथ। ठीक, और सारे पॉइंट्स फिर बाद में एक साथ नीचे आएंगे, तो यहां पे क्या होता है, स्टेशनरी वेव में सारे पॉइंट्स का फेज सेम होता है। ठीक, दूसरा प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ना बेटा, प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक, वो सारे पार्टिकल का इक्वल होता है। इसकी इक्वेशन होती है, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन अभी मैंने बताई थी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो सारे ही पॉइंट का क्या होता है, सेम होता है, दिस इज अ करेक्ट थिंग। पर मैंने अभी आपको समझाया था कि स्टेशनरी वेव में सारे पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, एम्पलीट्यूड सारे पॉइंट का सेम नहीं होता स्टेशनरी वेव में। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पॉइंट इज डिफरेंट, किसमें, स्टेशनरी वेव में। तो यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, हर एक पॉइंट का स्टेशनरी वेव में अलग अलग होता है। पर यहां प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है तो बी ऑप्शन सही हो गया। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम, ये तो सुनने की बात ही नहीं है। स्टेशनरी वेव में भी और प्रोग्रेसिव वेव में भी, दोनों ही केस में पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, एसएचएम कर रहे होते हैं। स्टेशनरी वेव में भी और प्रोग्रेसिव वेव में भी, दोनों ही केस में पार्टिकल्स क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे, तो ये सही है। वेव वेलोसिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, ये बात भी सही है। वेव वेलोसिटी मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है, तो ये वाली बात भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी सी डी हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोला है, अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस। अब यहां आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, एक ये हमको यहां पर इक्वेशन दी गई है, ये क्या है एक, सर ये तो एक स्टेशनरी वेव है, ये तो स्टेशनरी वेव है। कैसे पता सर, अभी तो आपने समझाया था ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। हाँ सर, अभी आपने बताया था, कॉन्सेप्ट आपने जो है बहुत डिटेल में अभी आपने हमको बताया था। ठीक, और हमने ये बताया था, हमने क्या बताया था कि ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोट्स वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ये भी हमने अभी आपको समझाया कि दो नोड्स के बीच में, यहां पे मैं फिर से बना के दिखा देता हूं, ये एक नोड है
दो नोड की बात हो रही है, राइट? दो नोड्स हैं, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। तो इसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो एक तो सेम फ्रीक्वेंसी से सारे पार्टिकल सारे पॉइंट वाइब्रेट करेंगे और सेम फेज में करेंगे, एक साथ ही ऊपर जाएंगे और एक साथ ही नीचे जाएंगे। तो सेम फेज में करेंगे और सेम फ्रीक्वेंसी में करेंगे, ठीक है। पर हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? अलग अलग होगा। हर एक पॉइंट का आप देख रहे हो ना, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो हर एक पॉइंट की एनर्जी डिफरेंट है। एनर्जी ऑफ ईच पॉइंट इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बिकॉज ए इज डिफरेंट। हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसलिए हर एक पॉइंट की एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, सारे पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होंगे, बट सारे पॉइंट की एनर्जी सेम नहीं होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ठीक। तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, ये बात मैंने आपको समझा दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक। ठीक, अब स्टेशनरी वेव के लिए कौन सी बात सही है ये हमको फिर से बताना है, ठीक। तो अभी हमने पिछले देखा ईच पार्टिकल हैज अ फिक्स एम्पलीट्यूड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल। ये बात सही है, हमने पिछली स्लाइड में आपको ये बात समझाई डायग्राम बना के कि हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड फिक्स होता है और वो दूसरे एम्पलीट्यूड से अलग होता है। ऑल पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन इन सेम टाइम। सही बात है, सेम टाइम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम टाइम में क्रॉस होते हैं, एक ही साथ क्रॉस होते हैं। और एक ही फेज में चूंकि वो वाइब्रेट करे तो एक ही समय पर एक ही साथ क्रॉस होंगे, राइट। ऑल द पार्टिकल्स आर ऑक्सीलेटिंग विथ सेम एम्पलीट्यूड। ये बात गलत है, अलग अलग एम्पलीट्यूड है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे नोड्स बन जाते हैं ना, ये नोड्स हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज नोड्स एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कोई ट्रांसफर नहीं होता एनर्जी का, राइट। गलत हो गया ये। फिर क्या बोल रहा है आखिरी पॉइंट? देयर आर सम पार्टिकल विच आर ऑलवेज एट रेस्ट। यस, ये बात भी सही है। ये जो नोड्स होते हैं ना बेटा, ये ऑलवेज एट रेस्ट होते हैं। ये जो नोड्स होते हैं ना बेटा, ये नोड्स जो होते हैं ना, ये ऑलवेज एट रेस्ट। ये ऑलवेज एट रेस्ट, ये हमेशा नेस्ट पे रहते हैं। तो नोड्स हमेशा ऑलवेज एट रेस्ट होते हैं। तो यहां पे हमारे पास ए, बी, डी और ई सही है। ए, बी, डी और ई सही है। तो ये था बेटा हमारा वेव्स का डिस्कशन। मैंने चीजों को ना बहुत डिटेल में विद डेरिवेशन आपको समझाया, जिसमें आप, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो होता है ना बच्चों, ये बच्चों का वीक पॉइंट होता है भाई। कई सारे बच्चों को ना वेव्स समझ नहीं आता, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। हो सकता है थोड़ा समय आपको लगा हो कि मैंने ले लिया, बट मैं चाहता था कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इस लेक्चर की पीपीटी आपको चाहिए अगर एनोटेटेड, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना समय देने के लिए और अटेंशन देने के लिए। ऐसा ही ऑसम कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू लेटर।